यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि या इसके यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस या पर यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8, ठीक है, टेस्ट नंबर 8, जिसमें से हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कौन कौन सा। देखो टेस्ट नंबर हम लोग 6 देख चुके हैं, 8 से पहले 8 तो आज करेंगे, 6 देख चुके हैं, ठीक है, 4 देख चुके हैं, 3 2 दूसरा भी नहीं देखा है, ठीक है, 3 4 जो यहाँ से गैप है पाँचवें का, पाँचवें पेपर में आपका सी सेट है, सातवें में भी आपका सी सेट है, दोनों सी सेट है यहाँ के, ठीक है, तो वो दोनों आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जो बचे दूसरा और पहला, उनको यहाँ पर ये जो नया लेटेस्ट टेस्ट आएगा उसके खत्म होने के बाद यहाँ पर हम लोग पहला दूसरा कवर कर लेंगे, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 8 को। जो लेटेस्ट आएगा उसको पहले करेंगे और जो छूटा है उसको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से करेंगे और फिर टेस्ट नंबर जो अगला आएगा उसको देखेंगे। जैसे कि अब हम लोग अगला करेंगे टेस्ट नंबर 5 किसका, जो जीएस वर्ड है उसका करेंगे, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट यहाँ पर भारत का भूगोल, इस पर पूरे 150 क्वेश्चन होंगे, साथ में यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है अभिकथन ए और कारणार्थ, ठीक है। अभिकथन ए कारणार्थ, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार उसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट जो ऐसे रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का मुख्य जो भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसका वर्णन, इसमें उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 2993 किलोमीटर है, अतः दक्षिण विस्तार अधिक है। तो पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, विकथन वाली गलत हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बात बोला है कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है स्थिर रहती है, जबकि यहाँ पर दो देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा ध्रुवों से जो दूरी है क्या घटती जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 सही है, तो मतलब 2 मतलब आर करेक्ट है तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर है भारत की मानक मध्यम रेखा के संबंध में विचार करना है। पहला, भारत की मानक मध्यम रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्या होगा, दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा क्या होगा, करेक्ट है, सही है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और ये ग्रीनविच मानक टाइम GMT 5 घंटे 30 मिनट, ये मान सकते हो प्लस 5:30 लिख सकते हो, ठीक है। इस पर आगे है, इस वजह से प्लस लिखते हैं 5:30, ठीक है, जिसे अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम UTC कहा जाता है। इलाहाबाद से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत के लिए केंद्रीय देशांतर के रूप में चुना गया है, जो देश के लिए एक ही समय क्षेत्र में निर्धारित करती है। सेकेंड बात है, ये भारत की मानक मध्यम रेखा उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरेगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर मानक मध्यम रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरा करेक्ट है, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री है, इसलिए इसके पूर्वी एवं पश्चिमी छोरों में मध्य समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। तो क्या होगा, आंसर एक करेक्ट है, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में कर्क रेखा के संबंध में विचार करना है, कर्क रेखा के बारे में। पहली बात है, कर्क रेखा भारतीय मुख्य भूमि को उष्ण तथा शीतोष्ण में विभाजित करती है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, गलत क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित देश का आधा भाग उष्णकटिबंधीय अथवा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। तो इस वजह से क्या होगा, पहली बात गलत हो जाएगी। आगे आते हैं सेकेंड बात बोला है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात कई बार पढ़ी होगी आपने, ठीक है, सही भी है, ओनली 2। यहाँ से सिर्फ दूसरा करेक्ट होगा इसका, है ना, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में या भारत के अक्षांशीय विस्तार के संबंध में विचार कर रहे हैं, कौन से यहाँ पर इसमें सही है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है जो राजस्थान में स्थित है। चौथे का क्या होगा, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जबकि पूर्वतम बिंदु किबिथु
जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पहला गलत है। सेकेंड, इंदिरा पॉइंट भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा, सेकेंड बात भी गलत है ना। दोनों बातें यहाँ से गलत हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है, किंतु देश का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें से भी अधिक दक्षिण में स्थित, जिसे आप इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित होगा। दोनों गलत है, आंसर चौथे का क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 यहाँ से अभिकथन है कारणा। ठीक है, भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा चीन के साथ साझा करता है, जिसके बाद पाकिस्तान का स्थान आता है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, गलत है, पहला गलत है। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के समन्वय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा प्रदान की गई नवीनतम संदर्भ जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भारत समुद्री तटरेखा की लंबाई करीब 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर भारत की कुल स्थलीय सीमा करीब 15,106 किलोमीटर लगती है। पांचवें का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा चीन साझा करता है, उसके बाद पाकिस्तान का स्थान, तो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय सीमा बांग्लादेश की आएगी पहले। सेकंड बात है, मैकमोहन रेखा जो है ये रेड क्लिफ रेखा क्रमशः भारत के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ पाकिस्तान के साथ सीमाओं का निर्धारण करती है। ये बात करेक्ट है, आंसर आर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर है, म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर पर व्यवस्थित करना है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सही यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो छठे का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा यहाँ से आपका, एक तो सही लगाएंगे सीरियल्स के हिसाब से, तो आपका आएगा छठे का पहले तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद आपका मिजोरम। 3, 2, 1, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3, 2, 1, 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 आते हैं, ए नंबर। क्वेश्चन 7 है, भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों को उनकी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई के आरोही क्रम में सबसे लंबी से सबसे छोटी की ओर व्यवस्थित करना है, कौन सी होगी। 7वें का आंसर हो जाएगा सबसे लंबी से सबसे छोटी की ओर। पहला आपका आएगा गुजरात, दूसरा आपका आएगा तमिलनाडु, तीसरा आपका आएगा आंध्र प्रदेश, चौथा आपका आएगा इसमें महाराष्ट्र। आंसर है आपका 3, 2, 1, 4, 7वें का बी करेक्ट आंसर है। भारत के 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तटरेखा की लंबाई में संशोधन के पश्चात तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य का स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थल रुद्रों राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। भारत में ठीक 5 पूर्णतः आंतरिक स्थल राज्य हैं। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। ठीक है, सेकेंड बात, ये राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा तेलंगाना होंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी इसकी, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 9, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में पर व्यवस्थित करना है सबसे कम से सबसे अधिक में। तो कौन कौन होगा बताओ। हो जाएगा सबसे पहले से सबसे कम से सबसे अधिक में, एक तो पहला सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के बाद आपका हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, के बाद आपका गोवा। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 मतलब सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़, महाराष्ट्र 11.24 मतलब 11.24, बिहार में 10.41 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.13, मध्य प्रदेश 9.26 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या वाले हिसाब से आएंगे तो नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम सबसे कम 6.1 लाख। ठीक है, याद रखना है, गोवा से भी कम है, किसकी, सिक्किम की 6.1, गोवा से करीब आधी है, आधे से भी करीब 60% उसकी और कम है गोवा से। ठीक है, सिक्किम में करीब 6.1। आंसर क्या होगा, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है 10वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पहला 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट होगा। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा गलत होगा, है ना, क्यों गलत है,
देखो 10 मिनट पहले से गलत है, क्योंकि सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व बोला सबसे अधिक हो जाएगा, तो इस वजह से गलत है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जो कि किसका है, सबसे ज़्यादा बिहार का है। कितना, 1106। पहली बात गलत। सेकेंड बात है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, ओनली टू बी आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ग के बारे में जो है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। अरुणाचल प्रदेश के सभी भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज करता है, गलत है। दूसरा नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो होगा ये चौथा 972, ठीक है। पहला मिजोरम, दूसरा मेघालय, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा केरल। सेकंड बोला कि हरियाणा ने भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात दर्ज किया है, एकदम करेक्ट है, सही है। मिजोरम सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज करता है, सबसे अधिक बोला है ना, सबसे अधिक सही है, क्योंकि मिजोरम 970 सबसे अधिक होगा, उसके बाद मेघालय। तो 1 और 2 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, पूछा क्या सही कौन सा है ना, सही पूछा है और सही पूछा है इसमें, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट मिस्टेक दे रखा है थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग सही कर लेते हैं इसको, 2 और 3 इसका करेक्ट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 और 3 सही है, ठीक है। याद रखना है, कुछ स्टेटमेंट कभी कभी मिसप्रिंट छपने में हो जाते हैं ना, ये ध्यान रखना। लेकिन 2 और 3 इसका करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पर साक्षरता स्थिति क्या होगी इसकी, 12 नंबर। पहली बात है, इसमें बोला कि केरल राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर है, क्या होगा, गलत है, एकदम गलत होगा, हाँ ठीक है, गलत तो नहीं होगा, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है ना, ठीक है। पहली बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा डाउट है, लेकिन बात एकदम करेक्ट होगी, केरल सबसे राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता देखी गई है, सही बात होनी चाहिए, सही बात है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता है, क्या होगा, एकदम करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, और राज्य के हिसाब से देखेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा है, दोनों बातें आपको याद रखना है। राजस्थान के हिसाब से राज्यों में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है, एकदम गलत है, राजस्थान इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 6.8%, 61.8% जो साक्षरता दर है, उसके साथ बिहार देश के अंतिम स्थान पर है। राजस्थान की साक्षरता दर सबसे कम है, 52.1। केरल में राज्यों के मुख्य सर्वाधिक महिला साक्षरता कितनी है, 92% है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है ना, 12वें का 1 2 करेक्ट है, और पूछे गलत कौन सा होगा तो 3। क्वेश्चन नंबर 13 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्ति जो है उसके संदर्भ में बताना कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, एकदम सही है ना, एकदम सही है, नहीं सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बोला उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि असम में कितनी है, 85.9% है। उससे ज़्यादा और कहाँ पर है, उससे ज़्यादा बिहार में है, 88.7%, मतलब उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, बिहार में, और उसके बाद असम में भी है ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है, राइट। और हिमाचल प्रदेश में अगर मान लो तो 90% और उससे ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश आप सोचोगे कि सिटी है तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम है, नहीं, 90% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश माइंड में लोगों के सेट है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या, गलत है, ठीक है। डेटा आप याद रख लो, हिमाचल प्रदेश में 90%, बिहार में करीब 88%, असम 85%, उत्तर प्रदेश 77%। तो क्या होगा, 13 का पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, सिक्किम में सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम में देखो, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले सबसे अधिक शहर की जनसंख्या के प्रतिशत वाले राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ पर चंडीगढ़ में शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है, केवल 2.7%, शहरी जनसंख्या केवल, अच्छा, शहरी जनसंख्या चंडीगढ़ में 97%, जिसमें से 2.7% केवल ग्रामीण है, ठीक है। और गोवा में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है, लगभग 37.8%, अर्थात ये थोड़ा सरीकृत राज्य है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, लेकिन सिक्किम में इसमें डाउट हो रहा है, सिक्किम तो नहीं है इसमें, है ना, गलत हो जाएगा सिक्किम। इसने पूछे सबसे कम, सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है आपकी चंडीगढ़ होनी चाहिए। क्या पूछा है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, सिक्किम,
देखो स्टेटमेंट के हिसाब से तो गलत है, तो होगा कौन सही? सही होगा अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखेंगे, मतलब यहाँ एनसीआर के हिसाब से देखेंगे या तो केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर केवल 2.5% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। चंडीगढ़ में 2.7, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राज्य में गोवा ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, तो ये और कम है, ठीक है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है ये, राइट। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है। निम्नलिखित को हिमालय घाटियों को दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर ऊपर जाना है की ओर सही यहाँ पर क्रम क्या होगा बताना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये, एक तो दून घाटी, ठीक है, उसके बाद आपका होगा कश्मीर घाटी, फिर नुब्रा घाटी। 213 ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दून घाटी शिवालिक श्रेणी की तथा लघु हिमालय की श्रेणी में मध्य स्थित में होगा, ठीक है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी की वृद्ध हिमालय में स्थित है। नुब्रा घाटी लद्दाख की श्रेणी के पार लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में। 15 नंबर आते हैं 15। इनमें से कौन हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है उसको दक्षिण से उत्तर की ओर ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कर रही हैं, ठीक है। कौन सी करेंगे बताओ? देखो एक तो जाएगा यहाँ से पहला वृद्ध हिमालय श्रेणी, ठीक है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद जस्कर श्रेणी, उसके बाद पहला लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आपका आएगा चौथा काराकोरम श्रेणी। सी क्या होगा? 15 का सही आंसर है। क्वेश्चन 16, 16। वृहद हिमालय श्रेणी के निम्नलिखित में से प्रमुख पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में हम लोग कैसे व्यवस्थित करेंगे? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये क्या होता है? पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण। तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से कहाँ जाना है? पश्चिम से पूर्व ना, पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व उल्टा हो जाएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से जाएंगे पश्चिम से पूर्व में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले तो आपका आएगा नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी के बाद आपका आएगा धौलागिरी, धौलागिरी का आपको बाद आएगा दूसरा माउंट एवरेस्ट, के बाद आपका चौथा कंचनजंगा। करेक्ट आंसर सी करेक्ट यहाँ से 16 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिमालयी दर्रों तथा उनसे संबंधित राज्यों में सम्मिलित नहीं कर रहा है? जो सम्मिलित नहीं कर रहा है 17 में, आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो सिप किला उत्तराखंड तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है, गलत है क्योंकि सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। भारत चीन सीमा पर, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड है लिपुलेख दर्रा भारत भूटान चीन के त्रि जंक्शन के निकट, ये भी गलत है क्योंकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में भारत नेपाल और चीन के त्रि जंक्शन के निकट स्थित है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है, ठीक है। भारत भूटान नहीं है, भारत नेपाल चीन है ना, भारत नेपाल चीन त्रि जंक्शन, ये गलत हो जाएगा। जो जिला कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, ये बात करेक्ट है, केवल 3 बी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी फसल करेवा निक्षेप में सर्वाधिक निकटता से संबंधित होगी? 18 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉफ्रॉन, इसका सही आंसर है। करेवा निक्षेप मुख्यतः कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले मोटे सरोवरी झील जनित निक्षेप हैं। करेवा हिमालय मृत्तिका तथा मोरन से युक्त अन्य पदार्थों के मोटे निक्षेप होते हैं। इन निक्षेप में मृत्तिका, गाद, बालू, दोमट तथा पत्थर से टुकड़े पाए जाते हैं। इनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल के उन प्राचीन झीलों में निक्षेपण से हुआ था जो कभी कश्मीर घाटी में विद्यमान थी। करेवा शब्द का अर्थ ऊंचा समतल भूभाग अथवा पठार होता है। ये कश्मीर घाटी के किनारों पर समतल शीर्ष, सीढ़ीनुमा अथवा टीलेनुमा उच्चभूमि के रूप में पाए जाते हैं। 18 का सी। 19 नंबर है। निम्नलिखित में से पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों पर विचार करना, ठीक है, और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। डाफला पहाड़ी, ठीक है, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। 1 2 3 4 यहाँ से करेक्ट होगा 19। क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन है कारणार्थ हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो पहला क्या होगा 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। सेकंड, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है तथा यूरेशियाई प्लेट टकरा रही है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी करते हैं। 20 का आंसर डी करेक्ट है। 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन, इससे बोले 21 नंबर में इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा? ठीक है, देखो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान विश्व का सबसे विशाल तथा सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान में से एक है। इसका निर्माण सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र तथा नदी उसकी सहायक नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण के कारण हुआ है।
ठीक है। यह मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक विस्तृत है और ये मुख्यतः हिमालय की नदियों द्वारा लाखों वर्षों में लाए गए जो जलोढ़ होते हैं उसके निक्षेप से निर्मित होता है। सी करेक्ट होगा 21 का करेक्ट आंसर। 22 नंबर है, भाबर क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है? भाबर शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ठीक उत्तर में स्थित है। पहला क्या होगा 22वें का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? नहीं, गलत है, ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भाबर है जो ये भारत के उत्तरी मैदानों में हिमालय की तलहटी क्षेत्र के साथ स्थित एक सक्रिय पट्टी है और ये शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण और तराई क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। भाबर पट्टी की चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर है, 8 से 16। पहला गलत। भाबर क्षेत्र में पारगम निक्षेपों के कारण नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। सेकेंड सही है, क्यों? क्योंकि भाबर पट्टी पारगम मृदा, मोटे, तलछट और कम उर्वरता की विशेषता वाला क्षेत्र होता है और पारगम प्रकृति के कारण नदियाँ इन क्षेत्रों में भूमिगत हो जाती हैं और ये भूमिगत धाराएं दक्षिण में तराई क्षेत्र पुनः प्रकट होती हैं, ठीक है। भाबर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के माध्यम से हिमालय तलहटी क्षेत्र विस्तृत करती है। आंसर 22वें का भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, तराई क्षेत्र के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? तराई क्षेत्र एक दलदली और आर्द्र पट्टी जो भागर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि तराई एक दलदली आर्द्र पट्टी है जो हिमालय के तलहटी साथ भाबर क्षेत्र के दौरान दक्षिण में स्थित है और ये सिंधु गंगा के ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग है, मतलब पहला ऐसे गलत हो जाएगा। सेकंड, तराई क्षेत्र में वनों का विकास के लिए अनुपयुक्त होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट? ये भी नहीं करेक्ट है, गलत है, क्योंकि तराई पट्टी में दलदली भूमि, घने जंगल, समृद्ध जैव विविधता, उच्च वर्षा और उपजाऊ मृदा जैसी विशेषताएं मिलती हैं और ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से घने जंगलों में आच्छादित था और हाथियों, गैंडों, बाघों जैसी आबादी को लेकर के जंगली जानवर का पर्यावास था, ठीक है। अब काफ़ी हिस्सों में कृषि भूमि परिवर्तित कर दिया गया है, तो ये वनों के लिए उपयुक्त है, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं, आंसर पूछे कौन सा सही होगा? 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, कोई सही नहीं है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सुमेलित नहीं कर रहा है? भाबर, तराई, बांगर, खादर, कौन सा सम्मिलित नहीं है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बांगर। क्या होगा? ये सही नहीं है क्योंकि नवीन जलोढ़ नहीं होगा और उसके बाद यहाँ से खादर, पुरानी जलोढ़, ये भी बात गलत है क्योंकि जो बांगर होता है ना, बांगर क्या होता है? ये बांगर उत्तरी मैदानों की पुरानी जलोढ़ मैदान का विस्तृत करता है, ना कि नवीन जलोढ़। और जो खादर होता है ये नवीन जलोढ़ बल्कि पुरानी बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये, लेकिन ये ऊपर नीचे मैच कर रहा है, सीधा सीधा मैच करना चाहिए, तो दोनों बातें गलत हैं। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 1 और 2 24 है ना, 24 का सी करेक्ट है। अच्छा नहीं सम्मिलित पूछा था ना, कौन सा नहीं सम्मिलित था? तो 3 4। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक या क्षेत्रीय प्रदेश गंगा नदी के मैदान नेटवर्क का भाग नहीं है? 25 में कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। एक तो छोटा नागपुर का उच्च भूमि जो है ये भौतिक या क्षेत्रीय गंगा प्रदेश नदी का मैदान नेटवर्क का भाग नहीं होगा। 25वें का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक जो उत्पत्ति है, संरचना, उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है जो प्राचीन गोंडवाना ढाल का एक अलग भाग होगा। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये पठार अत्यधिक ऊंचाई, युवा वलित पर्वत और प्रणालियों को गहरी घाटियों की प्रणाली की विशेषता बताता है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर संरचनात्मक रूप से प्रायद्वीपीय पठार एक उच्च समभूमि है जिसमें लहरदार उच्च भूमि, विस्तृत घाटी और गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, इसकी आंसर क्या होगा? 26 का पहला सही है, दूसरा गलत है ना। क्या पूछा है, कौन सा सही है? डी, केवल 1। आगे आते क्वेश्चन 27। अभिकथन ए कारणात प्रायद्वीपीय ब्लॉक पूर्ण रूप से भूकंपीय गतिविधि से मुक्त होता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। क्यों? देखो, इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ से क्योंकि भारत में प्रायद्वीपीय ब्लॉक तुलनात्मक रूप से भूकंपों की आवृत्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भूगर्भिक रूप से प्राचीन, विवर्तनिक रूप से स्थिर होते हैं और संरचनात्मक रूप से कठोर होते हैं, ठीक है। सेकेंड,
प्रद्वीपीय ब्लॉक प्राचीन भूगर्भिक कालों से निर्मित एक स्थिर भूमि मध्यद्वीपीय भाग होगा। ये बात यहाँ से क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आर वाली बात सही है, कथन वाली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, और ये भारत का प्रद्वीपीय ब्लॉक भारतीय भूभाग का सबसे पुराना और सबसे स्थिर विवर्तनिक रूप कठोर भाग बनाता है, और यह मुख्य रूप से प्रीकैम्ब्रियन युग से संबंधित है और प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों से निर्मित है। याद रखना है। आंसर क्या होगा, 27 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, नदी और यहाँ पर सहायक नदी कहाँ मिलती है वो बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला है चंबल, यमुना नदी इटावा के पास है ना। 28 का क्या होगा, 28 का जो पहला स्टेटमेंट है आपका जी यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बेतवा, यमुना नदी जो है हमीरपुर से, सही है। उसके बाद तीसरा सिप्रा, चंबल नदी नीमच कोटा सीमा के पास, तीसरा गलत होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सिप्रा है ना, ये आपकी इंदौर जिले में विंस नदी की कावेरी काकरी बारडी पहाड़ियों उत्तर में चंबल नदी में मिलती है ना। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है ए। 29 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर है, दक्कन के पठार के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। इसका समानता पर पूर्व, क्या मतलब हुआ इसका, समानता पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये समानता पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसा हुआ है, ये समानता पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान होती है। ठीक है, तो पहला क्या है, 29 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से गलत है, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दक्कन का पठार भारत का एक ऐसा प्रमुख यहाँ पर भौतिक भाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और ये एक बड़ा त्रिकोणीय टेबललैंड है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। ये पठार पश्चिम से पश्चिमी घाट के पूर्व और पूर्व से पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार प्रद्वीपीय जो पठार है उसका एक भाग है और मुख्यतः प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों की बेसाल्टिक लावा संरचनाओं से निर्मित होता है। ठीक है, और यहाँ से इसका समानता पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान होता है। ठीक है, न कि पूर्व से पश्चिम, तो ये सब बातें याद रखना है। सेकंड बात है, पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि दक्कन का पठार की अधिकांश नदियाँ जो होती हैं पूर्व की ओर क्या कहती हैं, बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। सिंगरौली है ना, सिंगरौली क्या होगा, देखो सिंगरौली जो हो जाएगा आपका 30 का, ये क्या होगा, सिंगरौली आपका है, सिंगरौली मैचिंग करना है। हाँ, ये हो जाएगा आपका कोयला क्षेत्र है एक तरह से। ठीक है, आगे यहाँ पर है, इसमें आगे क्या है देखते हैं। आगे है क्योंझर, क्योंझर क्या होगा, क्योंझर आपका उड़ीसा मयूरभंज है ना, ये लव एस्क है। आगे सुंदरगढ़ आपका केंदुझर सुंदरगढ़, मैग्नीज कालाहांडी बक्सरेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर 30 का एक करेक्ट है। 31 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला में थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने में अवरोधक कार्य कर दिए। 31 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है, हाँ पहली स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, सही है पहला, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल से पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है और वन और वन्यजीवों को संरक्षण देती है तथा भूजल पुनर्भरण में सहायक होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 31 का 1 और 2 सी है करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट सह्याद्री को पार करने वाले निम्नलिखित प्रमुख पर्वतीय दर्रों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। कौन सा होगा, उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करेंगे। 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो दूसरा थाल घाट, तीसरा भोर घाट, पहला पाल घाट। 2 3 1 करेक्ट आंसर 32 सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, थाल घाट दर्रा कसारा घाट मुंबई की नासिक से जोड़ेगा। भोर घाट दर्रा खोपोली के माध्यम से मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पलक्कड़ दर्रा पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर केरल में पलक्कड़ को जोड़ेगा। करेक्ट आंसर 32 का सी। 33 नंबर है, पलक्कड़ दर्रा के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। ये दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों से अलग करेगा। 33 का पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है।
सेकेंड बात है ये कर्नाटक और तमिलनाडु को राज्य को जोड़ता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है, न कि कर्नाटक और तमिलनाडु के। वन सिर्फ करेक्ट होगा, एक आंसर सही है। क्वेश्चन 34 है पूर्वी घाट के संबंध में विचार करने के यहाँ पर पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में यहाँ पर क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। जावरी, नल्लमला पहाड़ी, चौराई पहाड़ी, पलकोंडा पहाड़ी। 34 का आंसर क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा जो सीरियल से लगाएंगे व्यवस्थित करेंगे दिशा के हिसाब से उत्तर से दक्षिण में, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका पहला नल्लमला पहाड़ियाँ, ठीक है, उसके बाद पालकोंडा पहाड़ी, उसके बाद पहला जौहरी पहाड़ी, उसके बाद तीसरा आपका शिवराय पहाड़ी। करेक्ट आंसर 34 बी सही आंसर। 35 जिंद गड़ा शिखर के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? 35 में देखते हैं। 35 में ये पूर्वी घाट में स्थित है ना। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ से सही हो जाएगा, एकदम सही है। सेकेंड बात ये अनाईमुडी शिखर से ऊंचा है। सेकेंड बात क्या होगी? गलत है। सेकेंड बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि अनाईमुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पश्चिमी घाट का भी सर्वोच्च शिखर है, राइट। अनाईमुडी शिखर की ऊंचाई समतल से तल से लगभग 2695 मीटर है, ठीक है। आंसर क्या होगा? और जिंदगड़ा जो शिखर है ये 1690 मीटर ऊंचाई पर होगा, राइट। तो सही होनी चाहिए बात ये। अच्छा ये अनाईमुडी शिखर से ऊंचा नहीं है, अनाईमुडी शिखर से कम होगा। कौन? ये मतलब जिंदगड़ा, इससे ऊंचा नहीं है। जिंदगड़ा कितना है? 1690, जबकि यहाँ पर अनाईमुडी कितना है? 2695 है ना। तो ये पहला गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही होगा। सेकेंड सही है 35। अच्छा सेकेंड इसका गलत है क्योंकि बोला ये अनाईमुडी शिखर से ऊंचा है, ऊंचा नहीं है। ये बात करेक्ट है, ये पूर्वी घाट में स्थित है। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से 35 का एक करेक्ट होना होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 36 नंबर। इसमें बोले नीचे दिए गया पर अभिकथन है कारणार भारतीय मरुस्थल में समानता 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है तथा ये मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो हो जाएगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के समानांतर स्थित होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 36 का आंसर 1 और 2 डी करेक्ट आंसर है। 37 राजस्थान अपवाह तंत्र के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? लूनी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। 37 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये क्या होगा? पहला लूनी नदी जो है राजस्थान को अंतःस्थली अफवाह की सबसे प्रमुख नदी है और ये अजमेर के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला के नागा पहाड़ियों से निकलती है, अंततः गुजरात के कच्छ रण में विलीन हो जाती है। ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड अंतःस्थली अफवाह वाली नदियां समानता 12 मासी होती हैं। ये बात करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, गलत है अभी, ठीक है, गलत है क्योंकि यहाँ पर 12 मासी नहीं होती है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतःस्थली अफवाह तंत्र को विशेषतः मौसमी नदियाँ या अल्पकालिक धाराएं जो लवणी झीलों वाली नदियाँ बोलते हैं, अंततः इसलिए अफवाह क्षेत्र में प्रायः लवणी झीलें विकसित होती हैं। ये बात करेक्ट है। सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब इसके गलत होंगे, ठीक है। 38 नंबर है तटीय क्षेत्र यहाँ पर बोला है, इसके शामिल यहाँ पर राज्य कौन कौन से होंगे? कोंकण तट पहला तो है, कोंकण तट आपको जाएगा ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और गोवा को लेकर के है ना, सही बात है। सेकेंड बात कनारा तट केरल तमिलनाडु है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से कनारा तट या कन्नड़ तट बोल सकते हो, ये गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है, केरल तमिलनाडु नहीं होगा। मालाबार तट कर्नाटक और केरल, मालाबार तट यहाँ से सही होगा क्योंकि कर्नाटक से केरल तक विस्तृत है, ये पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणतम भाग होगा। कठियावर्त गुजरात, आंसर क्या होगा? गलत पूछा है तो केवल 2 गलत है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 पत्तन और यहाँ पर इसकी विशिष्ट विशेषता क्या होंगी? 39 नंबर पत्तन की विशेषता निम्नलिखित में क्या होंगी? भारत कुल 14 प्रमुख पत्तन है जिसमें से 12 प्रमुख पत्तन संचालन में है और देश के लगभग 200 से गैर प्रमुख लघु पत्तन है, और ये प्रमुख पत्तन भारत में लगभग 95% विदेशी व्यापार को संचालन करते हैं। एक मोटी मोटी सी बात ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में आते हैं। मर्मुगांव पत्तन, ये गोवा है ना, तो क्या होगा? करेक्ट है, प्रमुख लौ एस निर्यात, सही बात है। चेन्नई पत्तन प्राचीनतम प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बात गलत है। चेन्नई पत्तन ये भारत के प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन में से एक होगा, करेक्ट होना चाहिए ना ये। चेन्नई पत्तन प्राचीनतम प्राकृतिक पत्तन में से एक होगा,
दूसरा, ये भारत के प्राचीनतम कृत्रिम पत्तनों में से एक है ना। अच्छा, प्राचीनतम प्राकृतिक पत्तन में नहीं है, ये कृत्रिम पत्तन में आएगा, इस वजह से गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है कोचीन पत्तन क्या होगा, लेगुन के प्रवेश द्वार पर स्थित प्राकृतिक पत्तन होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। चौथा, दीनदयाल पत्तन कंडला ज्वारी पत्तन है, सही है। 1, 3, 4 सही है, दूसरा यहाँ से गलत है क्योंकि ये प्राचीनतम प्राकृतिक नहीं है, चेन्नई वाला। ठीक है, क्या होगा, ये कृत्रिम पत्तनों में से एक है। 1, 3, 4 करेक्ट आंसर है। 40 नंबर, भारत के तटीय मैदानों के बीच अंतर के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। पश्चिमी तटीय मैदान के किनारे जोनात्मुख का पाया जाना अधिक सामान्य है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 40 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, पहला सेकंड बात है, लेगुन और पश्चिम जल पूर्वी तटीय मैदान की महत्वपूर्ण विशेषता बताते हैं। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो लेगुन और पश्चिम जल होते हैं, नारियल, उपवन, ये मसालों के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, और ये पश्चिम जल पूर्वी मैदान की विशेषता नहीं बताते हैं, गलत होगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ पहली बात करेक्ट है। 40 का स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक। 41, लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत यहाँ पर विचार करना कौन सा सही होगा। मिनिकॉय द्वीप अमीनी द्वीप समूह के 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, द्वीप समूह, संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। सेकंड बात क्या आ जाएगी इसकी, सेकंड बात भी यहाँ से सही हो जाएगी इसकी, क्योंकि संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होते हैं और यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 आवासित और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल करीब 453 वर्ग किलोमीटर है। अधिकांश द्वीपों में लेगुन पाए जाते हैं, करेक्ट है तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 डी करेक्ट आंसर। 42 नंबर 42, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में क्रमबद्ध करना है हमको। ठीक है, करते हैं क्रमबद्ध, देखते हैं। 42 में क्रमबद्ध करेंगे तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला आएगा लिटिल अंडमान, ठीक है, तीसरा शहीद द्वीप, दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर, तीसरा आपका आएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा शहीद द्वीप और पहला आपका स्वराज द्वीप। 4, 3, 2, 1 जो है 42 का सही आंसर होगा। डी स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से 42 का डी करेक्ट है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है चैनल और इसकी अवस्थिति के हिसाब से सम्मिलित कौन सा नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, 8 मतलब EIGST 8 मतलब 8वां, ठीक है, 10 डिग्री मतलब 10 10वां, डंकन पैसेज मतलब डंकन। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल जो है ये क्या होगा 43 में, ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से पृथक करता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, है ना। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है, सही बात है। डंकन पैसेज क्या करता है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को पृथक करता है। जो डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से पृथक करेगा, सही है, सभी सही है। आंसर क्या बोला कि कौन सा गलत है इसमें से, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 44 44 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 शिखर और यहाँ पर इसके द्वीप बोल रखे हैं, कौन कौन से इसमें द्वीप होंगे शिखर के साथ। सैंडल पीक क्या होगा 44, सैंडल पीक जो है ये 44 में पहली बात यहाँ से हो जाएगी उत्तर अंडमान द्वीप, है ना, 44 में ये नंबर पे आ जाएगा आपका तीसरा अंडमान द्वीप समूह। उसके बाद क्या होगा, माउंट थुलियर क्या होगा, ये आ जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पे। उसके बाद माउंट हैरियट जो जाएगा दक्षिण अंडमान द्वीप पर, और माउंट डियावोलो जो है ये मध्य अंडमान द्वीप पर आएगा। ठीक है, मध्य अंडमान जो द्वीप है ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का सही आंसर यहाँ से ए करेक्ट है, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला उत्तर अंडमान द्वीप में, जैसे मैंने आपको मध्य अंडमान के बारे में बताया, तो उत्तर जो अंडमान द्वीप है इसमें क्या होगा, संपूर्ण द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रेट निकोबार द्वीप है इसमें आप मतलब जान सकते हो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और दक्षिण अंडमान जो द्वीप है ये क्या होगी, दक्षिण अंडमान जो द्वीप है ये राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र देखा जाता है, तो नोट कर लो। इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से द्वीप पर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र का महत्व को बताता है, 4 नंबर दे देगा आपको, है ना। ये बोल देगा मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी,
कब स्थित है कहाँ पर? माउंट डियावोलो पर्वत पर या पहाड़ी पर। ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो एक एक बात आप यहाँ पर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 45। और देखो एक बार याद रखना है एक बात आपको कि जो लास्ट टाइम पे यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था 2024, हाँ 2025 वाला, ठीक है, इसमें से जो दृष्टि है इसका हम लोग पेपर कर रहे हैं ना, कम से कम यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन दृष्टि इसके क्वेश्चन देखे गए थे। आप सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हो कि सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब यहाँ से जो कहने के तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लो जैसे क्वेश्चन माउंट हैलियट से पूछ लिया गया था, है ना, माउंट यहाँ पर थुलियट से पूछा गया, तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन आते करीब यहाँ पर 40% क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे थे इसके, ठीक है। 40% एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और 20 करीब 10 से 12% आप प्रीवियस मान लो, करीब 50% आप कैसे ही होगा, 10-20% आप मेहनत कर लोगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। साथ साथ आपको सीसेट की भी थोड़ी मेहनत करते रहना है, ठीक है। पेपर मैं आपको सीसेट का टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो जरूरी नहीं कि देखो कि यहाँ पर जैसे कि लास्ट टाइम पे से क्वेश्चन इतने सारे आए हैं ना, तो इस टाइल भी क्वेश्चन इतने सारे आए, हो सकता है आ जाए, है ना, एक आंकड़ा हो सकता है कि हो सकता है पूछा जाए, राइट। जैसे कि हम लोग ने अभी अपना टारगेट स्टार्ट किया था यूकेटी का, यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल पर अपना जो यूपीएससी का टारगेट था, है ना, एकदम फ्री था। हम लोग यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं करते कि पैसे आपसे लें, है ना, चार्ज पीडीएफ बनाओ आपको या फिर कुछ चीज़ों जो उसके पैसे, कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं था। उसमें क्या है कि आपका मतलब करीब यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन टॉपिक के कॉपी हुए थे। आपको मैंने दिखाया भी टेलीग्राम पे, आप देख सकते हो, पीडीएफ भी दिखाया था, कोई चार्जेस नहीं था, एकदम फ्री था सब वो, ठीक है। आते 45 में, 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक लक्षण हिमालय नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अपनी युवावस्था के दौरान निर्मित विशिष्ट स्थल चिन्ह है, बता रहे हैं। 45 में कौन सा होगा स्थल चिन्ह? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से सही आंसर ये हो जाएगा आपका वी आकार की गहरी घाटियाँ, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा जलप्रपात नदी जो छिप्रिकाएँ होती हैं वो। 1 और 2 इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तीसरा स्टेटमेंट जो है गोखुर झील जो है ये गलत हो जाएगा, है ना, गोखुर झील यहाँ से इसका करेक्ट नहीं होगा, राइट। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों को उनके जो विचार उस पर करना देखते हैं। भारत के उनका अपवाद द्रोणी के कुल क्षेत्रफल के आधार पर अपवाद द्रोणी क्षेत्र में दीर्घतम अपवाद श्रेणी क्षेत्र उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, गोदावरी। तो करते हैं यहाँ से जो इनको सेट, जो लघुत्तम अपवाद द्रोणी से दीर्घतम अपवाद द्रोणी के क्षेत्र की ओर। करेक्ट क्या होगा आंसर यहाँ से हो जाएगा पहला, तो पहला आपका होगा साबरमती, ठीक है। उसके बाद आपका होगा ताप्ती 2-1, उसके बाद 3 नर्मदा, उसके बाद चौथा आपका गोदावरी। करेक्ट आंसर 2, 1, 3, 4 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 47 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। हिमालय नदी और यहाँ पर इसके हिमनद जो स्रोत हैं वो नदी और यहाँ पर इसके हिमनद स्रोत, पहला कौन सा होगा 47 का? 47 का जो आंसर हो जाएगा पहला यहाँ से ये सिंधु जो है, सिंधु आपकी हो जाएगी क्या? सिंधु आपकी हो जाएगी बोखरजू, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा, अलकनंदा आपको हो जाएगा सत्तोपंथ। गौरी गंगा है ना, गौरी गंगा आपका हो जाएगा 1, मिलाम हिमनद। मंदाकिनी आपका हो जाएगा क्या डी का 4, चोराबाड़ी हिमनद। करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों का विचार करना है, देखते हैं इसको। उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में लगाएंगे। 48 पहला क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा एक तो ब्यास, रावी, ठीक है, चिनाब और झेलम। 1, 3, 2, 4 48 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। सिंधु नदी हिमालय के प्रमुख नदी तंत्रों में से एक है। यह मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और भारत एवं पाकिस्तान से होकर बहती हुई अंतर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की 5 प्रसिद्ध सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्या होगा 48 का सी करेक्ट है ना। 49 नंबर है। सूची दो को मैच करने नदी और यहाँ पर उद्गम बिंदु कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो नदी और उद्गम बिंदु कौन से होंगे 49 का, पहली बात है ये हो जाएगा सतलुज क्या होगा? सतलुज आपको हो जाएगा यहाँ से 1-2 राकस झील, राइट, राकस झील सतलुज। उसके बाद झेलम बोला है, झेलम क्या होगा? वेरीनाग झील, वेरीनाग झरना, कश्मीर घाटी, वेरीनाग, हाँ वेरीनाग ही होगा, ठीक है वेरीनाग होगा। आगे रवि का हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा और उसके बाद तो आपका चिनाब का हो जाएगा बारालाचा दर्रा। करेक्ट आंसर ये यहाँ से सही है 49, ठीक है। देखो ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर ए ही स्टेटमेंट के आंसर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप पेपर में सोचो कि शायद पेपर में भी एक ही आंसर आए, ऐसा कुछ तुक्का नहीं मारना है। चीज़ों को देख के समझ के करना है कि क्या यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, ध्यान रखना है ये सब बात।
क्वेश्चन 50 नंबर है। गंगा नदी की बाईं तट की निम्नलिखित में सहायक नदियों में से गंगा को उनके संगम के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताएं। क्या होगा? रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक। आंसर क्या होगा 50 का? करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 1324 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा उत्तर प्रदेश की कनौज के पास से मिलती है और गोमती उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गाजीपुर के पास से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद घाघरा बिहार के छपरा गंगा के पास से मिलेगी जो गोमती के संगम के पूर्व में स्थित है, और गंडक बिहार के सोनपुर पटना के पास गंगा से मिलेगी जो सबसे पूर्व में स्थित है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक इसका करेक्ट आंसर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है। पंचप्रयाग के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रसिद्ध नदी संगम पर विचार करना है, उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या होगा? करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो क्या होगा, पहला हो जाएगा देवप्रयाग, उसके बाद आपका आएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, दूसरा आपका कर्णप्रयाग, चौथा आपका जाएगा विष्णुप्रयाग। 1 3 2 4 इसका 51 का सी करेक्ट आंसर है। अच्छा 51 का 1 2 3 51 का अपोजिट हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 51 का आपको जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। देखो इसमें पंचप्रयाग में आपका हो जाएगा पंचप्रयाग में आपका जो होगा ना ये हो जाएगा आपका एक तो पहला आएगा आप में विष्णुप्रयाग। ठीक है, दूसरा कर्णप्रयाग, राइट, उसके बाद तीसरा रुद्रप्रयाग और पहला देवप्रयाग। 4 2 3 1 इसका आंसर है। 51 का आंसर क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी नहीं डी करेक्ट है। डी नंबर करेक्ट, ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर से पहले हम लोग एक बात देखते हैं यहाँ पर कि देखो अभी हम लोग का जो चैनल है यूकेटी, ठीक है, जो हम लोग का चैनल है यूकेटी, इसमें अभी इसमें हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है DUKT दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक। ठीक है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले इसमें कॉपीराइट था, इसकी वजह से आपको बैकअप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा फ्री मिलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो DUKT में क्या रहेगा कि डेली जो भी आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं उसका मैंने कल तीसरा पेपर कराया हुआ है, राइट, कल तीसरा पेपर कराया। एक पेपर हम लोग 4 क्वेश्चन करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखो आप प्रीलिम्स अगर पास कर लोगे तो भी आपको मेंस तो लिखना ही पड़ेगा आंसर। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया अभी तक लिखना तो आंसर स्टार्ट कर दो, कि अगर प्रीलिम्स पास कर ले जाओगे तो 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ये सोचते हो चलो पहले प्रीलिम्स पढ़ लेंगे उसके बाद मेंस करते रहेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे मेंस में आप। जब तक आप इनकी हो सकता है देखो मेंस के अगर आप क्वेश्चन लिखोगे ना वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे प्रीलिम्स के पॉइंट मिलते हैं। आप जाके वीडियो देखो, मैं एक चीज़ वहाँ पे बताऊँ कि कहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आप वहाँ पीछे नोट करते चलो चीज़ों को। ठीक है, तो क्या होगी, एक अच्छी तैयारी आपको हो जाएगी। कोई आपको चार्जेस नहीं लगना कि आप आंसर राइटिंग का आप चार्जेस लो, है ना, अपना आंसर चेक भी करा सकते हो। 4 आंसर में 3 मैं आपको समझाता हूँ पूरा, और चौथा भी समझाता हूँ, उसको मैं आपको करने के लिए देता हूँ थोड़ा समझा करके। तो वो सब आप आंसर राइटिंग को फॉलो करो। 4 आंसर कम से कम रोज लिखो, अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टाइम है ना, साथ साथ यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो करो आज में जो मेंस के क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करो। GS होना भी चल रहा है तो अच्छे से क्वेश्चनों को जोड़ो और सॉल्व करो उसको, और जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है। DUKT मतलब लिखना है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक। ठीक है, उसको अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे से मांगो चैनल और सब्सक्राइब करो, जुड़ो उससे। ठीक है, आंसर राइटिंग मैं आपको वहीं पर कराऊंगा। ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा और उसके संगम के सही सम्मिलित है, युग में सही सम्मिलित हो रही है? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, एक तो गंगा नदी, गंगा कनौज के पास से मिलती है रामगंगा, और उसके बाद आपको हो जाएगा, बताया था मैंने ऊपर आपको, एक हो जाएगा आपका तीसरा सोन नदी पटना के पास से मिलती है। गोमती नदी बिहार के छपरा के नहीं मिलेगी, ये भी मैंने बताया था ऊपर आपको। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत के पास गोमत ताल से निकलती है। 13 करेक्ट सी। 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय धाराएं नदियां यमुना नदी के तंत्र की बाएं सहायक नदियां होंगी? 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है कौन सी? करेक्ट आंसर यहां से एक तो टोंस नदी, दूसरी हिंडन नदी। चंबल नदी इसमें नहीं होगी। टोंस और हिंडन, चंबल नदी जो है ये जन पाव हिल्स मध्य प्रदेश की। ठीक है, और ये दाएं की है, बाएं की तट की नहीं है। क्या पूछा था? बाएं तट की। ठीक है, मतलब लेफ्ट बैंक पूछी थी, राइट बैंक नहीं पूछी है, ये राइट बैंक है। 2-3 आंसर करेक्ट है सी। क्वेश्चन 54 54 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी में भारत में प्रवेश के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के यारलुंग तंगसपो के नाम से पूर्व दिशा में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश के भारत में प्रवेश करेगी। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है,
सेकेंड है दिबांग, लोहित और सियांग। नदियाँ असम में मिलती हैं और इसके संगम के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी इसकी, दोनों बातें सही है। सी क्या होगा, करेक्ट आंसर है 54 का। 55 नंबर आते हैं। 55 से पहले एक बात और, अभी राजस्थान पीसीएस का फॉर्म चल रहा है, आरपीएससी बोल सकते हो या आरएएस बोल सकते हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसकी काफ़ी अच्छी पोस्ट इस बार आई है, 500 प्लस पोस्ट, 600 प्लस पोस्ट है करीब ना। उसमें आप फॉर्म अप्लाई करो, है ना। आज क्या 2 तारीख है, 2 जुलाई, कल 3 जुलाई लास्ट डेट है, 2 जुलाई है ना आज, कल 3 जुलाई लास्ट डेट है। आज अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आज शाम तक या कल में मॉर्निंग तक में, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली है। पेपर भी टफ होता है लेकिन आप कोशिश करोगे। अभी आपके पास करीब 5 महीने का टाइम है, 2 पेपर हैं, यूपी पीसीएस है और बीपीएस और आरपीएससी है। अगर बीपीएससी दे रहे हो तो अच्छी बात है, बीपीएससी से भी फ्री हो जाओगे 15 दिन बाद अब, है ना। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो राजस्थान पीसीएस की, क्योंकि राजस्थान पीसीएस में कंपटीशन होता है। लेकिन देखो, जो चीज़ें हैं जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है वहीं सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से राजस्थान का प्रीवियस उठाओ, सॉल्व करो। अभी हम लोग क्या करेंगे, राजस्थान पीसीएस के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बीपीएससी के और ये सब कर लें पेपर, उसके बाद हम लोग राजस्थान के भी पीसीएस पेपर उठाएंगे 15 जुलाई से। एक एक पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, करंट अफेयर चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आधार पर क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्म में भरो, अप्लाई करने का टाइम अभी है आज और कल के बीच में, तो कर सकते हो। क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर, है ना, 55 या 54, कौन सा क्वेश्चन था, 55 भी देखते हैं। अभिकथन है कारण, ब्रह्मपुत्र नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। अभिकथन ए में पहला क्या होगा, 55 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, अधिक मात्रा में अवसाद का भार होने में गुम्फित जो प्रवाह मार्ग है वो उसका निर्माण होता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 55 का डी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 से 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, नर्मदा और तापी नदियाँ ज्वालामुख का निर्माण करती हैं, ये भी बात करेक्ट होगी, दोनों बातें करेक्ट हैं, सी। 57, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से बाएं तट सहायक नदियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 57 का हो जाएगा आंसर एक तो पूर्णा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा आंसर प्रणाहिता, राइट। उसके बाद आपका हो जाएगा इंद्रावती, के बाद आपका सबरी। करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर 58 का क्या होगा, 58 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, करेक्ट आंसर भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 58 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है 59, कावेरी नदी के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। नदी जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, पहली बात गलत हो जाएगी 59 की, है ना। क्यों गलत होगी, देखो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अब क्षेत्र में राज्य क्रमशः कर्नाटक करीब लगभग 42%, तमिलनाडु लगभग 54%, केरल के शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये सब तो यहाँ से पहले गलत हो जाएगी। सेकंड, नदी का उद्गम शिव समुद्रम जलप्रपात से होता है, ये भी बात गलत है क्योंकि ये कर्नाटक के कोंडुंग या कुर्ग, कर्नाटक के कुर्ग जिले से पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से उद्गमित होती है, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 60 अभिकथन है कारण। भारत के पूर्वी तट के अनुदिश विशाल डेल्टा समान रूप से पाए जाते हैं। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, डेल्टा क्षेत्र समानता उपजाऊ जलोढ़ मृदा से युक्त होते हैं, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। पूर्वी तट डेल्टा निर्माण के लिए आदर्श होने के लिए 3 प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी जैसी नदियों के प्रायद्वीपीय पठार पर हजारों किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मार्ग, विशाल मात्रा में औसत और सिल्ट एकत्र करना, ठीक है। ये यहाँ से आंसर होगा। इसकी व्याख्या लेकिन नहीं करता है, बातें करेक्ट है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि भारत में पूर्वी तट को लेकर ये अनुदिश विशाल डेल्टा की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये बात कर रहा है उपजाऊ जलोढ़ मृदा की बात कर रहा है, दोनों डिफरेंस है ना। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन 61 नंबर आते हैं, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज और नदी युग में यहाँ पर सही सम्मिलित है। 61 का आंसर क्या होगा, 61 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखो पहली बात, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज हल्दिया के मध्य गंगा नदी, करेक्ट बात है। सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से,
सेकेंड बात यहाँ से हो जाएगी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी मध्य ब्रह्मपुत्र, केरल और पश्चिमी तट नहर मार्ग जिसमें चंपारण, चंपकारा और उद्योग मंडल नहरें शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ब्रह्मणी नदी और 7 महानदी डेल्टा को पूर्वी तट में डेल्टा, ये गलत हो जाएगा। जो जलमार्ग 4 है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये गोदावरी कृष्णा नदी के निर्दिष्ट खंड ब्रह्मणी नदी महानदी डेल्टा के के पूर्वी तट गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये काकीनाडा पांडिचेरी नहर खंड 1078 किलोमीटर। 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें इसकी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 62 62 नंबर है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में विचार करना है, सही कौन सा होगा? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का गठन 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेकेंड बात गलत है। ये प्राधिकरण मुख्यतः राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जल परिवहन, अवसंरचना विकास, रखरखाव संबंधी परियोजनाओं को पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय से संचालित करेगा। यह प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है, ठीक है, डी आंसर होगा। 63 नंबर है 63, सूची को सूची 2 को मैच करना है, बांध और इसमें नदी कौन सी होगी? 63 में इडुक्की बांध है ना, इडुक्की बांध क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से पेरियार नदी, ठीक है, इडुक्की पेरियार नदी पर। और माता टीला बांध, हाँ माता टीला बांध जो है ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? बेतवा उत्तर प्रदेश। कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर होगा? सोचो, कावेरी कर्नाटक। आगे बाण सागर बांध सोननदी। सही आंसर 63 का बी करेक्ट है। 64 नंबर आते हैं, 64 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम और भारत में नदी संरक्षण के संबंध में विचार करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम NGP गंगा नदी और संपूर्ण भारत में अन्य सभी महत्वपूर्ण बेसिनों को स्वच्छ करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। पहला क्या होगा? 64 का स्टेटमेंट यहाँ से पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी? नहीं, गलत हो जाएगी, क्योंकि नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ के बजट से परिव्यय के साथ स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये गंगा नदी की उसकी निर्दिष्ट सहायक नदियाँ प्रदूषण निवारण कार्यकाल पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित होती है, ना कि भारत के सभी नदियों के लिए। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, संपूर्ण भारत को लेकर के नहीं, गलत होगा। सेकेंड बात है इसकी, कार्यक्रम में औद्योगिक प्रदूषण निवारण पहल के तहत 3 स्वीकृत समान प्रभावी उपचार के रूप में मथुरा, जाजमऊ और परियोजना पूरी हो चुकी हैं। जाजमऊ कहाँ पर है? कानपुर और जो उन्नाव के बीच का है ना वो एरिया। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, सही है। जाजमऊ में आपका जो क्या है, एक चमड़े की फैक्ट्री काफ़ी बड़ी बड़ी है ना, तो वहाँ से अपना जो चमड़े की चीज़ें हैं वो सब खरीद सकते हो काफ़ी थोड़ा कम रेट में यहाँ से अदर जगह से। तीसरी बात है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देश की उन नदियों के लिए प्रदूषण निवारण को कार्यों को संभालती है जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर 2 और 3 इसका सही होगा, सी करेक्ट आंसर है। 65 नंबर है, भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला कारकों के संबंध में विचार करना है। उत्तरी मैदान समुद्र से दूर होने के कारण चरम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तपन अनुभव करती है। पहली बात। 65 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, पश्चिमी और मध्य भारत में शुष्क पवनें एवं रेतीली मृदा के कारण गर्मियों में दैनिक ताप की उच्च सीमा का अनुभव होता है। सेकेंड बात ये भी सही है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्च तंगुता वाले स्थान जैसे कि उदंग मंडलम कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण गर्मियों को उच्च तापमान दर्ज करते हैं। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सतही तापमान को नियंत्रित करने में ऊंचाई प्राथमिक भूमिका निभाती है। भले ही उदंग मंडल कर्क रेखा के दक्षिण और गहन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भूमध्य रेखा के बीच स्थित हो, यह गर्मियों के दौरान पश्चिमी घाट में अपनी उच्च तंगुता के कारण ही शीतल और सुखद तापमान दर्ज करता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। ठीक है, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, तो आंसर है 66 नंबर। 66 नंबर, भारतीय जलवायु में हिमालय की भूमिका के संबंध में विचार करना है। हिमालय उत्तरी भारत के मैदानों को दक्षिण एशिया और साइबेरिया के बहने वाली शुष्क अत्यधिक ठंडी शीतकालीन पवनों से बचाता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, हिमालय का संरचनात्मक संरेखण आर्द्रता युक्त दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलने से रोकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 66 का सी करेक्ट आंसर, 1 और 2 सही होगा। 67 नंबर है, जेट धाराओं के भारतीय जलवायु और मानसून के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, हिमालय के दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा का निवर्तन
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सहायता करेगा। पहली बात 67 का स्टेटमेंट करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर बढ़ने में मदद करता है, जिससे मूसलाधार वर्षा होती है। सेकेंड बात भी क्या हो जाएगी इसकी, करेक्ट हो जाएगी, दोनों सही है। 68 नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाओं के संबंध में विचार करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो प्राथमिक शाखाओं अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। 68 का पहला क्या होगा, 68 का पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है अरब सागर शाखा अरवली श्रेणी की दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहता है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 69 नंबर है मानसून के निवर्तन और तमिलनाडु की वर्षा के संबंध में विचार करना है। मानसून का निवर्तन अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान होता है, क्योंकि दाब प्रणालियों का दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता है। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिक वार्षिक वर्षा शीत ऋतु के दौरान होती है, ठीक है, शुष्क भूमि वाले पवनों से होती है, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। 69 का आंसर 1 और 2 सी करेक्ट है। 70 नंबर है अल नीनो और ला नीना भारतीय मानसून के संबंध में विचार करना है। अल नीनो घटना के कारण मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे समानता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ला नीना की घटना विशेषतः उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के असमान रूप से ठंडा होना होता है, जिसके कारण परिणामस्वरूप समानता भारत में बेहतर और अधिक प्रचुर मानसून वर्षा होती है। दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर सी। 71 है सूची को सूची 2 मैच करना है। नदी डेल्टा और अवस्थिति इसकी क्या होगी 71 में। पहली बात पहला बोला है कि इसमें गोदावरी नदी जो है आपका क्या हो जाएगा, यानम एवं काकीनाडा के निकट डेल्टा बनेगी। इसके बाद कृष्णा फॉल्स डीवी पॉइंट के निकट डेल्टा, महानदी बनाएगी तंजावुर क्षेत्र में डेल्टा, और कावेरी कटक के निकट डेल्टा, ठीक है, ये यहाँ से सही आंसर होगा। 72 नंबर है हिंद महासागर क्षेत्र द्वीप जो है उसकी मानसून परिवर्तनशीलता के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात है सकारात्मक हिंद महासागर द्वीप की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अफ्रीकी तट के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में असमान रूप से उष्ण हो जाता है, सही बात है। 72 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बात है नकारात्मक हिंद महासागर द्वीप जो होता है उसकी स्थिति समानता और भारत में अत्यधिक वर्षा लाकर अल नीनो के शुष्क प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होती है, ये बात गलत है, क्योंकि नकारात्मक हिंद महासागर की स्थिति में इसकी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे इंडोनेशिया के निकट पूर्वी हिंद महासागर का जल उष्ण हो जाता है तथा पश्चिमी हिंद महासागर अपेक्षाकृत शीतल हो जाता है, और यह परिवर्तन दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है उसकी पवन प्रभाव को छीण कर देती है, जिससे क्या होता है परिणामस्वरूप समानता भारत में वर्षा कमी होती है और इससे सूखे की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। आंसर क्या होगा 72 का ए करेक्ट है। 73 नंबर है सूची को सूची 2 को मैच करना है। स्थानीय यहाँ पर तूफान और मुख्य यहाँ पर राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। पहली बात है पहला यहाँ से आम्र वर्षा आपको हो जाएगी क्या, केरला, ठीक है। उसके बाद फूलों वाली बौछार कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, बारदोली छीड़ा असम। करेक्ट आंसर 73 का डी करेक्ट है। 74 नंबर है भारत के तटीय जो मैदान है उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक विस्तृत हैं तथा इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के जो नदियों के डेल्टा शामिल होते हैं। 74 का पहला स्टेटमेंट सही है, क्या होगा, सही है। सेकेंड कोकर तट गोवा और मंगलुरु के मध्य स्थित है तथा इसकी विशेषता लंबी सक्रिय लेगून के पश्च जल प्रणाली होती हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी 74 की, ये गलत है, क्योंकि उत्तर में दमन दीव, दक्षिण में गोवा तक मध्य लगभग 500 किलोमीटर तक विस्तृत तटीय पट्टी को कोकर तट कहा जाता है। गोवा और मंगलुरु के मध्य स्थित तट की को कर्नाटक कहा जाता है। लंबी एवं सक्रिय लेगून तथा पश्च जल प्रणाली मुख्यतः मंगलुरु और कन्याकुमारी के मध्य स्थित मलबार तट की प्रमुख विशेषता होती है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 74 का, एक बात करेक्ट है इसकी, ए नंबर सही आंसर है। 75 नंबर है भारत की जलोढ़ मृदा के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। पहली बात ये बोला है देश के कुल भूभाग का 40% से अधिक भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 75 का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। नदी घाटी के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले पुराने एवं मोटे
कणों में जलोढ़ निक्षेप खातर कहा जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि बाढ़ के स्तर पे ऊपर स्थित उच्च वेदिकाओं का निर्माण करने वाले पुराने और परिपक्व जलोढ़ को भांगर कहा जाता है, जिसमें प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट की गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें कंकर कहा जाता है। सेकेंड गलत हो गया। थर्ड, तीसरा, ये मृदाएं समानता पोटास से समृद्ध होती है, किंतु इनमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा की कमी आती है या कमी पाई जाती है। तीसरी बात क्या होगी? 75 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। एक और 3 सही है। 75 का आंसर यहाँ से बी। 76 से भारत की काली मृदा के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? काली मृदा अत्यधिक अपारगम होती है, जिसके कारण ये नमी को बनाए रखने में सक्षम होती है। 76 का पहला स्टेटमेंट सही है। 72 सेकंड स्टेटमेंट है, ग्रीष्म ऋतु के शुष्क काल में इन मृदाओं की चौड़ी और गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वसंकरण प्रक्रिया उत्पन्न होती है। सेकंड भी सही है। काली मृदा का निर्माण दक्कन पठार के बेसाल्टिक चट्टानों के जो अपक्षय से हुआ है, और ये कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती हैं। इस कारण इन्हें रेगुर अथवा काली कपास मृदा कहा जाता है। 76 का 1 और 2 सी करेक्ट आंसर है। 76 तक यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बाकी 77 क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग यहाँ पर करेंगे कब? पार्ट 2 में 77 से 150 क्वेश्चन तक खत्म कर देंगे इसको। टेस्ट नंबर यहाँ पे जो 8वां नंबर है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 10वां से पहले करेंगे जो जीएस वर्ल्ड का 5वां नंबर पेपर है वो करेंगे सॉल्व, ठीक है। एक एक करके सब पेपर को हम लोग लेवल पे लाके करेंगे, और अपना यूकेटी का भी हम लोगों ने ब्रेक कर रखा है, 2 पेपर तक ही कराएं। पहले इनके कुछ पेपर हो जाना, तो उसके बाद हम लोग अपना पेपर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ये पेपर फिनिश होने के बाद। तो अपना जो पेपर रहेंगे यूकेटी काफ़ी अच्छे सिलेबस के आधार पर यहाँ पर रखे जाएंगे। पेपर सबके अच्छे हैं, दृष्टि का भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर है ना, जीएस वर्ल्ड के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, राइट। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखने की, जो क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में। जैसे कि यूपीएससी के पेपर हमने रखे थे, करीब 27 से 28 पेपर मैंने कराए थे और टारगेट कराए थे, करीब काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिले थे। तो यूकेटी के पेपर आप लोग को सॉल्व करना रहेगा, मैं आपको कराऊंगा टेलीग्राम पर, लिंक दे दूंगा। और मार्केट में भी 2 पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ से भी परचेस कर सकते हो आप, ठीक है, ऑफलाइन भी। तो एंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछना है आपको, ठीक है। और अपना जो चैनल है यूकेटी DUKT वाला, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, अभी जाके उसको सब्सक्राइब करो और आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस करो। वहाँ से आंसर राइटिंग मैंने कराया उसमें, ठीक है। वहाँ से कुछ पूछना है आंसर राइटिंग को लेकर तो पूछो, क्योंकि प्रीलिम्स तक ही डिपेंड मत रहो। मेंस के जितने भी पेपर हैं आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है, समझ लो, 2-2, 3-3 पेज के। कैसे लिखोगे? लिखने के साथ साथ आपको चीज़ें आनी भी चाहिए, इस वजह से कहता हूँ प्रैक्टिस करो अभी से ही, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।